नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं। पिछली क्लास में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको साइंस और मैथ का जो आपका पेपर था उसके जो आईसीटी के क्वेश्चंस थे उसको मैंने सॉल्व कराया था, बताया था। आज की क्लास में मैं हिंदी का जो पेपर है आपका, रीट मुख्य परीक्षा का जो हिंदी का पेपर है उसमें जो आईसीटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आज सॉल्व कराऊंगा। कुछ टाइम 2 4 5 पेपरों को मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में फिर मैं आपको कंटेंट समझाना स्टार्ट करूंगा। उससे आपको तब तक ये आइडिया भी हो जाएगा 2 4 पेपर में आईसीटी के क्वेश्चंस देख करके कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और इनका आंसर कैसे है। देखिए, टिक करना एक ये सॉल्यूशन नहीं होता है। कोई क्वेश्चन बता दिया कि आज हम आपको 150 क्वेश्चन कराएंगे और टिक कर दिया इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो बच्चे ये पूछते हैं कि भाई आंसर आया तो आया कैसे, और इसके बाकी के जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनका मीनिंग क्या है। तो बहुत तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोग जब इसको शेयर करोगे इसके व्यूज वगैरह बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। और कमेंट्स करते रहें। आपको अगर अच्छा लगा, कुछ भी लगे आपको तो उसमें लिखते रहें। बुरा भला तो नहीं लिखें, गाली नहीं दें, लेकिन अच्छा अगर कोई चीज लगती है, आपको लगता है कहीं सजेशन आपको देना है, तो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम उसमें सुधार करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड जो ईमेल है उसका नाम क्या होता है, ये पूछा गया है। तो अनसॉलिसिटेड जो ईमेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम क्या होता है? उसे बोलते हैं हम स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्पैम, ये कहा जाता है। या फिर इसको क्या कहा जाता है? जंक मेल, ये कहा जाता है जंक मेल। ठीक है, ये कहा जाता है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसका नाम होता है स्पैम होता है। ठीक है, न्यूज ग्रुप अलग होता है, जिसमें एक अलग टाइप के न्यूज ग्रुप का मतलब होता है एक जैसे ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें एक जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में चर्चाएं करते रहते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग जो वर्ड है वो एक अलग है। यूजनेट, यूजनेट भी हमारे इंटरनेट से संबंधित है। इनकी मीनिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं इस चीज पे, स्पैम पे। स्पैम क्या है? स्पैम को दूसरा नाम क्या होता है? अनसॉलिसिटेड ईमेल, और या फिर क्या कहते हैं इसको? जंक मेल कहा जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको समझिए। ये क्या चीज है होती है? ये आपका जब मेल आईडी आप खोलते हो, जैसे जीमेल पे आपने आईडी बना रखा है, ठीक है ना। अब जिन लोगों को आईडी वाईडी के बारे में पता नहीं है उनके लिए बता देता हूं कि जैसे बैंक में आप अकाउंट खोलते हो, जैसे आपने क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है, एसबीआई में आपका अकाउंट है, ठीक है। इसके अलावा आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। तो आप किसी भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हो। अब काम क्या होता है? पैसा आना और पैसा देना, पैसा लेना, पैसा देना, पैसा लेना, पैसा देना, ट्रांसफर करना, रिसीव करना। ऐसे ही आप जीमेल पे, याहू पे, किसी पे भी अपना अकाउंट खोल सकते हो, जिसकी ज्यादा अच्छी सर्विस लगे आपको उस पे। तो अभी ये चल रहा है जैसे जीमेल, जैसे हम कहते हैं एसबीआई की सर्विस ठीक है, या बीओबी की ठीक है, पीएनबी की ठीक है, तो जो भी अच्छा लगे उस पर अकाउंट खोल सकते हैं। मेल्स मतलब संदेश आएंगे, संदेश किसी को भेज सकते हो। ठीक है ना। ऐसा आप अकाउंट बना सकते हो, जिससे मैसेज ले सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। आपके फोटोज वीडियोज वगैरह वो भी इस पे एक लिमिट होती है, उसमें आ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक एक फोल्डर होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स का मतलब क्या होता है? आपके जितने भी मेल आए हुए हैं वो सब यहां दिखाई देंगे। 2239 मेल है जैसे ये, तो ये दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब आपने भेजने के लिए तैयार तो कर लिया कि ये मेल मुझे भेजना है, लेकिन आप उसको भेज नहीं पाए, आपने भेजा नहीं, सेंड नहीं किया, तो बिल्कुल तैयार रेडी करके, तो वो कहां सेव हो गया? आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। ड्राफ्ट का मतलब भेजने के लिए तैयार है लेकिन आपने भेजा नहीं है। आप जैसे फेसबुक पे रील वगैरह बनाते हो तो उसमें क्या होता है, फिर आपने रील बना ली, सब कुछ कर दिया, डिजाइन विजाइन, फिर कहते पोस्ट नहीं की, तो वो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है। इसके अलावा फिर क्या होता है? स्पैम। अब स्पैम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिलीट कर देते हो किसी को, तो वो ट्रेस में चला जाता है। मेल वगैरह किसी को डिलीट करते हो तो ट्रेस में चला दे। स्पैम का क्या मीनिंग होता है? देखो, स्पैम जो फोल्डर है, जैसे कि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है, वो मेल्स आते हैं हमारे पास में, अगर उसे लगता है कि सही मेल है तो इनबॉक्स में डालता जाता है। उसको लगा कि संदिग्ध है, मतलब क्या है, जिनमें वायरस वायरस या फिर क्या है, ऐसा लगता है कि वो संदिग्ध मेल है, तो उन मेल्स को कहां पे डाला जाता है? उनको स्पैम फोल्डर में डाला जाता है। सीधा सा एग्जाम्पल बताऊं आपको, रटने वटने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बुजुर्ग जो होते थे हमारे, उनकी निगाह बड़ी पैनी होती थी। कोई आदमी आया,
उन्हें लगा अच्छा आदमी है, भला आदमी है, तो क्या कहते थे, बेटा इसको लस्सी पिलाओ, दूध पिलाओ, ठीक है, इसको घर में बैठाओ, आंगन दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि इस आदमी की निगाह गलत है, बेकार आदमी है, खड़ूस आदमी है, बेईमान है, तो क्या करते थे, बेटा इसको दूसरे घर पे ले जाओ, या आम बोलचाल में कहते थे नौरे पे ले जा, ठीक है। तो ऐसे मतलब क्या है कि वो देख लेते, छांट लेते थे कि कौन आदमी अंदर बिठाना है, कौन आदमी को दूसरे घर पे बिठाना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो पहचान कर लेता है कि कौन सा ईमेल सही आया है, और जिसमें थोड़ी सी भी संदिग्ध लगती है, वायरस वायरस की संभावना लगती है, फ्रॉड लगता है, तो कहां भेज देता है, स्पैम में भेज देता है, ठीक है। तो ये स्पैम नाम का जो फोल्डर है इसको कहा जाता है अनसॉलिसिटेड ईमेल, मेल, जंक मेल, या फिर स्पैम कहा जाता है इसको। और ये जो आ रहा है कंपोज, तो पहले इसकी जगह पे आता था न्यू। इसका मतलब है कि आपको अगर कोई नया मेल भेजना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कंपोज यूज करते हैं। इनमें क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है ये। देखिए मैं आपको करके भी बता देता हूं कैसे चलता है ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने अपना मेल आईडी खोल रखा है, सपोज कीजिए, है ना, सपोज कीजिए मैंने अपना मेल आईडी खोल लिया, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, ये खोल लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख रहा है सब ड्राफ्ट वगैरह ये सब दिख रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, कंपोज किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ये कंपोज आ गया, मेरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे टू सब्जेक्ट। टू सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, और यहाँ पे एक सीसी बीसीसी ये भी आ जाते हैं, ये बीसीसी भी आ गया, देखिए, ठीक है, ये सब आ गया। अब इनका मतलब समझ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। टू का मतलब आप किसको भेजना चाह रहे हो, जैसे मैंने लिखा जय सारस्वत, ठीक है, जय सारस्वत, ठीक है, .cbpr@gmail.com, इसको भेजना चाह रहे हैं। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी 1 2 3 4 5 किसको देना चाह रहे हैं। बीसीसी कार्बन कॉपी देना चाह रहे हैं 5 6 7 किसको देना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, टू चेक, या फिर आपने लिख दिया रीड नोट्स जो है आप वो भेज रहे हो, सब्जेक्ट में ये आ जाएगा, सब्जेक्ट दे देते हैं। अब अंतर क्या होता है सीसी बीसीसी में, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब आपने जय सारस्वत को भेजा, तो पहले नंबर के बाद इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पटवारी वटवारी पुलिस वुलिस सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर आपने पहले नंबर वाले के पास मेल गया तो उसके पास में क्या जाएगा कि ये मेल इस आदमी ने भेजा फ्रॉम, किसको भेजा, टू, तो जिसने भेजा वो, और किसको भेजा वो, और खुद के पास में, तो इस एक नंबर वाले को ये पता होगा कि ये मेल जो मुझे आया है वो 2 को 3 को 4 को भी आया है। कार्बन कॉपी सबकी एक इसके पास पहुंच जाएगी, इसकी भी इसकी भी इसकी भी, कि ये जो मेल मुझे आया है तो इसके पास ईमेल एड्रेस होगा भेजने वाले का, किसको भेजा गया उसका, उसके अलावा जैसे ये क्या है 2 का 3 का और 4 का भी होगा कि और किस किस को भेजा गया है, तो कार्बन कॉपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी। दूसरा होता है बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा 5 नंबर वाले को ये पता होगा कि ये मेल इसने भेजा है, इसको भेजा है, और इसको खुद को कॉपी मिली है, लेकिन इसको ये नहीं पता होगा कि 6वें नंबर को और 7वें को इनको भी ये मेल गया है, जो मेल मुझे आया है वो इनको भी आया है क्या, ठीक है। तो इसे कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब आप छुपा के भेजना चाह रहे हो अगर मेल, कि केवल उसी को पता लगे बाकी लोगों को पता नहीं लगे, तो वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और अगर आप ये दिखाना चाह रहे हो कि भाई ये मेल तुम्हें भेजा गया है और तुम्हारे अलावा इनको भी भेजा गया है, ये बताना चाह रहे हो, तो उसके लिए सीसी कार्बन कॉपी। और अगर ये नहीं बताना चाह रहे हो कि भाई तुम्हें भेजा है, बस उसी को पता लगे कि ये किसने भेजा, किसको भेजा, और कॉपी तुम्हें दी है, बाकी लोगों का उसे पता नहीं चले, तो उसको बीसीसी में डाला जाता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किस लिए ये भेजा जा रहा है, तो आपने कहा नोट्स भेजे तो सब्जेक्ट डाल दी। ये बॉडी सेक्शन हो गया, जो कुछ भी आपको लिखना है। यहाँ पे फिर क्या होता है, कुछ भी अटैच करना है तो उसके लिए होता है। और एक ऑप्शन होता है इसमें सिग्नेचर अटैच करने हैं, तो वो होता है यहाँ पे, इस जगह पे सिग्नेचर अगर अटैच करने हैं तो साइन अटैच कर दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे होता है मतलब ये। इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें आपने कुछ भी आपको फाइल वगैरह फोटो वोटो भेजना है तो उसके लिए। और फिर यहाँ पे इस जगह पे ये क्या आ रहा है आपका,
इस जगह पे, ये इस जगह पे आ जाता है आपका सिग्नेचर, नो सिग्नेचर। तो मैंने कर दिया जैसे सिग्नेचर ऐसे ही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर भी मैनेज करके लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो ये आपका मैसेज। अच्छा, ये पूछा जाता है कि रेसिपेंट का नाम जो है टू करके अगर इसको छोड़ दिया जाएगा खाली, तो क्या क्या कर सकते हैं, मतलब खाली अगर हम इसको छोड़ दें टू वाले को, ठीक है, तो क्या ये चलेगा क्या? तो अगर आपने खाली छोड़ दिया इस टू वाले को तो ये चलेगा। आप किस में डाल दो, सीसी बीसीसी में डाल दो, तो इसको खाली छोड़ देंगे ना तो भी ये रन करेगा। ऐसे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं, मतलब इसको पूरे को आपको समझना जरूरी होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का तो आप कमेंट्स में जरूर लिख दें, समझ में नहीं आए कोई चीज तो मुझे पूछ लेना आप। इसके बाद में फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये समझ में आ गया, इसको क्या कहते हैं, स्पैम को अनसॉलिसिटेड मेल कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल, स्पैम हो गया इसका आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बहुत लेटेस्ट चीजें आपकी पूछी गई हैं। डेटा माइनिंग पूछा गया है आपका, डेटा वेयर हाउस क्या होता है वो पूछा गया है, वेयर हाउसिंग, डेटा बेसिस, डेटा माइनिंग, डेटा सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, डीएसएस होता है, जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी होता है एक, है ना ऐसे। ये कह रहा है कि एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से, मतलब क्या कह रहा है ये, डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन हिडन इन द डेटा वेयर हाउस। अब डेटा वेयर हाउस होता क्या है, पहले चलती थी फाइल, फाइल में क्या रखा जाता था, रिकॉर्ड रखा जाता था, ठीक है, पहले फाइलों में रिकॉर्ड रखा जाता था। उसके बाद में फिर वर्ड आया डाटाबेस। इसमें क्या किया जाता था, डेटाबेस में, फाइल में पहले क्या किया जाता था, रिकॉर्ड रखा जाता था। फिर उसके बाद में रिकॉर्ड बहुत सारे होने लगे तो फिर रिकॉर्डों को कहां रखा जाने लगा, डेटाबेस में। और वो कैसे रखा जाने लगा, टेबल फॉर्मेट में, टेबल बना करके, टेबल्स बना करके टेबलों में, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए देसी अंदाज में कि टेबलों में। मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि इसमें नॉन टेक्निकल लोग हैं और हिंदी मीडियम के लोग ज्यादा हैं, टेक्निकल समझ के मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो टेबलों में डेटाबेस, मतलब टेबल, अलग अलग टेबल ले ली, उनमें डेटा को रखा जाता था। अब ये डेटाबेस भी इतना बढ़ गया जब से ये फेसबुक और ये इंस्टाग्राम और ये सब आने लगे, इंस्टा, ठीक है, ये सब आए हैं, गूगल, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आने लगे। तो छोटा सा बच्चा पैदा होता है, बाद में उसका फेसबुक अकाउंट पहले बन जाता है। 1 साल का बच्चा हुआ, इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया, 5 महीने का बच्चा है, सब इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया। तो ऐसे करके क्या, डेटा बहुत बढ़ गया है। तो बढ़ने से क्या हुआ, अब वो डेटा संभलने पे नहीं आ रहा, तो अब क्या बना रहे हैं उसका, डेटा वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम। वेयर हाउस जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है गोदाम, डेटा का गोदाम। अब डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डेटा वेयर हाउस ये होता है जैसे स्कूल का डेटा, ये ले लिया आपने, स्कूल का डेटाबेस है ना, स्कूल का डेटाबेस, ये स्कूल का डेटाबेस है। इसके बाद में ये किसी कंपनी का डेटाबेस है, ठीक है, कंपनी है कोई, उसका डाटाबेस है। उसके अलावा फिर क्या है, किसी अस्पताल का है, हॉस्पिटल का, ठीक है, कोई भी, मतलब जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, उसका अलग अलग डेटाबेस हैं। तो ये पूरा इनका क्या हो गया, इनका जो गोदाम है जहाँ पे अलग अलग टाइप के डेटाबेस रखे हुए हैं उसे कहा जाता है डेटा वेयर हाउस, ये कहा जाता है। अब स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन बनानी है आपको, स्ट्रेटेजी बनानी है, कोई प्लान तैयार करना है, इनमें से डेटा निकालना है खोज करके। तो इनमें से खोज के डेटा निकालना है, डेटा वेयर हाउस मतलब डेटा का गोदाम, जहां अलग अलग डेटाबेस सुरक्षित रखे हुए हैं। जैसे कोई स्कूल का डेटाबेस है, कोई कंपनी का डेटाबेस है, कोई अस्पताल का डेटाबेस है, मरीजों की एंट्री है इसमें, स्कूल में बच्चों की है, कंपनी में एम्प्लॉयज की है। इन पूरे गोदाम में से छांट के डेटा वेयर हाउस में से और चीजें निकालनी है। तो उस वर्ड को कहा जाता है डेटा माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग का मतलब होता है, जैसे हम क्या करते हैं, माइंस, माइंस मतलब खदानें, खनिज पदार्थों को निकाला जाता है जमीन में से खोद के, तो उसे कहते हैं माइनिंग। तो यहाँ पे डेटा वेयर हाउस में से जब अपनी पसंद का डेटा निकालना है आपको, जिससे आप प्लानिंग तैयार कर सकें, तो उसे कहा जाता है डेटा माइनिंग, ठीक है। ये वर्ड होता है डेटा माइनिंग का। तो इसमें पूछा क्या है इसने, इसमें ये पूछा है बस केवल, देखिए ये पूछा गया है इसमें
पूछा गया है एक तकनीक जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। तो डेटा वेयर हाउस में से जानकारी निकालनी है तो क्या कहलाएगा, डेटा माइनिंग। क्या आएगा आंसर इसका, डेटा माइनिंग आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, कोबोल में। अब देखिए कोबोल क्या है, ये एक लैंग्वेज है ये, और किस काम में आती थी ये, इसका पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या कहा जाता है इसको, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, पहले तो इसका नाम, फोरट्रेन जैसे होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, सी लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस है, जावा है, कोबोल है, पास्कल है, पास्कल लाइन ब्लेज पास्कल के नाम पे बनाई गई। तो कोबोल लैंग्वेज जो है वो बिजनेस के काम में आती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसका लीगेसी सिस्टम्स पे काम करती है, यूज्ड टुडे इन लीगेसी सिस्टम्स। अब लीगेसी सिस्टम क्या होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा है, लीगेसी सिस्टम्स का मतलब होता है पुरानी प्रणालियां या विरासती प्रणालियां जो पहले से चली आ रही हैं, जिनको बदला नहीं गया, पुराने सॉफ्टवेयर जिन पे चले आ रहे हैं उन्हें कहते हैं लीगेसी सिस्टम्स। ऐसे कंप्यूटर जैसे बैंक है, बैंकिंग सेक्टर में आज भी कई जगह कोबोल जैसी पुरानी भाषाओं में बने सिस्टम चल रहे हैं, इन्हें ही लीगेसी सिस्टम कहा जाता है। जैसे समय के साथ में बैंक ने अपना लिए दूसरी भाषाओं के अपना लिए, सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर जैसे कोबोल लैंग्वेज में बने हुए पुराने पुराने उनको ही चला रहे हैं, तो उनको कहते हैं लीगेसी सिस्टम। ठीक है ना। इट वॉज डेवलप्ड इन द 1950, 1950 में डेवलप की गई। ठीक है, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, बिजनेस डेटा को प्रोसेस करने के लिए काम में आती है, बिजनेस के जैसा नाम है ये ध्यान रखें, किस काम में आती है, बिजनेस ओरिएंटेड। अब इसका नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसने पूछा है कि कोबोल में सीओ का मतलब बताओ, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो इसका नाम क्या हो गया, सी का नाम क्या हो गया, सी का नाम हो गया कॉमन, और इस ओ का नाम क्या हो गया, ओरिएंटेड। ठीक है, ये कॉमन हो गया सीओ तो, और ये ओ क्या हो गया, ओरिएंटेड, तो इसका नाम होगा कॉमन ओरिएंटेड। क्या आएगा, कॉमन ओरिएंटेड। क्या नाम आ जाएगा, कॉमन ओरिएंटेड। ठीक है, तो इसका मतलब आपको इनके नाम पता होना चाहिए, किस किस के नाम क्या क्या होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन ओरिएंटेड। अब इसमें तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तंत्र से संबंधित है। ठीक है, क्या पूछा गया है इसमें, ये पूछा गया निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी मैकेनिज्म, सुरक्षा तंत्र से संबंधित कौन सा नहीं है। तो देखो एनक्रिप्शन जो होता है ये क्या है, सिक्योरिटी के लिए काम आता है। ठीक है, एनक्रिप्शन जो है वो सिक्योरिटी के लिए काम आता है, डिक्रिप्शन जो है वो भी सिक्योरिटी में काम आता है। ठीक है, और डिजिटल सिग्नेचर जो है वो भी सिक्योरिटी में काम आता है, डिजिटल सिग्नेचर ये भी क्या होता है, सिक्योरिटी में काम आता है। ई कैश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश, पैसा, तो वो क्या सिक्योरिटी से संबंध नहीं है, हालांकि इसको सिक्योर किया जाता है लेकिन ये सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है। ये तीनों की तीनों चीज जो है वो किससे संबंधित है, सिक्योरिटी से संबंधित। ई कैश का मतलब ई पैसा, तो पैसा कोई एक ऐसी सिस्टम या प्रणाली नहीं है जो सुरक्षा प्रदान करता है, उल्टा उसको ही सुरक्षित करने की जरूरत होती है। तो आंसर क्या आएगा, ई कैश आएगा। अब एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर, इनमें से आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनको आप समझ लीजिए कि क्या होते हैं ये। देखिए एनक्रिप्शन का मतलब होता है, यह एक, पहले आप टेक्निकल भाषा में समझें फिर मैं देसी भाषा में समझाऊंगा। यह एक सुरक्षा तकनीक है जिसमें डाटा को गुप्त रूप से बदला जाता है ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति उसे ना पढ़ सके। आपने किसी को भेजा, बीच में किसी ने पढ़ लिया तो उसको तो कबाड़ा हो गया, तो ऐसे बना के भेजते हैं जिससे बीच में कोई पढ़ नहीं सके, जिसको भेजा है वही पढ़ सके। डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि मैंने किसी को, ए ने भेजा किसी को बी को, अब ए ने इसको एनक्रिप्ट करके भेजा और बी इसको क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा, बीच वाले के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, उसे कहते हैं एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। देखो ऐसा समझें इसको, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब क्या है, ए ने बी को कुछ भेजा, अब जैसे मान लीजिए इसने भेजा ए बी और इसने इस पे लगा दिया +2, ए को कर दो बी सी, बी को कर दो सी डी, ये भेज दिया, इसको भेजा सी डी। अब बीच में किसी ने, पाकिस्तान वाले ने या किसी ने भी इसको हैक कर लिया, चीन वाले ने, पाकिस्तान वाले ने,
तो उसको CD समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। उधर वाले को पता है कि जो भी डेटा आ रहा है उसमें -2 करना है, तो क्या हो जाएगा AB। तो इसने इसको +2 की लगा के क्या किया, इसको एनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, अपनी एक क्रियाविधि लगा के उसको एनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। उधर उसने माइनस करके इसको क्या कर दिया, डिक्रिप्ट कर लिया। ठीक है, एक मैकेनिज्म कोड लगा के ऐसा बना देना जिससे बीच वाला आदमी उसको समझ नहीं पाए और जिसको भेज रहे हैं वही उसको डिक्रिप्ट कर सके, इसे कहते हैं एनक्रिप्शन। और उधर उसको खोल रहा है उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि एक सीरियल आता था चंद्रकांता नाम का, उसमें क्या होता था, पंडित जगन्नाथ नाम के एक पात्र थे, चंद्रकांता एक राजकुमारी थी। तो पंडित जगन्नाथ जब भी कोई मैसेज भेजते थे तो ब्लैंक पेपर पे, खाली कागज पे प्याज के रस से लिखते थे, जिससे कुछ भी लिखा तो बीच में किसी ने अगर दूध बूत के हाथ पड़ गया, दूध जा रहा है लेकर के, उसको किसी दूसरे राज्य के ने उसको पकड़ लिया तो ब्लैंक पेपर दिखेगा। लेकिन उधर वालों को पता था कि मोमबत्ती जब नीचे से लगाएंगे, जब उसको रोशनी वो देंगे, गर्मी देंगे, तो वो अक्षर उभर करके आ जाएंगे। इसे कहते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। जैसे एक फिल्म आई एक था टाइगर, एक था टाइगर में सलमान खान के लिए कहा गया दूरदर्शन और कैटरीना कैफ के लिए कहा गया GTV, के दूरदर्शन आ रहा है, GTV आ रही है नहीं आ रही है, तो वो क्या हो गया, वो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और वो एग्जाम में बैठा हुआ है। अब क्या है, बहुत सारे बच्चे, एग्जामिनर बिल्कुल खोपड़ी पे खड़ा हुआ है। अब दूसरे बच्चे ने पूछा कि अपने एक दोस्त से कि यार बताना जापान की राजधानी क्या है। तो बच्चे ने कहा कि यार एग्जामिनर खड़ा है, तो उसने कहा यार बता, कोई कोड वर्ड में बता, एनक्रिप्ट करके भेज, मैं डिक्रिप्ट कर लूंगा। तो बच्चे ने कहा कि जापान की राजधानी कौन सी है, तो उसका दोस्त बोला कि अब मत टोक्यो, अब मत टोक्यो। तो इसका मतलब राजधानी क्या है, टोक्यो। ठीक है, तो ऐसे इशारों से बताना उसे हम क्या कहते हैं, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, आपने जैसे मान लीजिए किसी का नंबर लिखना है, नंबर सेव करना है, आपने कहा जैसे मान लीजिए 8619960429। अब आपको लग रहा है कि ये नंबर ऐसे सेव करना है, जैसे आपने कर दिया इसको, मान लिया ए को एक को एक कर दिया। ठीक है, एनक्रिप्शन में क्या किया आपने, ABCDEF ऐसे किया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नाम दे दिए। अब जैसे जहां पे ये 1 है उस जगह लिख दिया आपने A 4। तो देखिए जैसे ये कोई नंबर आपने लिखा, इसको मैंने क्या किया, A को 1, B को 2, C को 3, D को 4, 5, 6 ऐसे ये कर दिया। तो इस नंबर को मैंने क्या कर दिया, जैसे 8 को 8 लिखा, 6 को क्या है F, तो F लिख दिया। 1 पे क्या है A, ऐसे लिख दिया। 9 9, 6 पे क्या है F, फिर 0, फिर 4 पे क्या है D, 2 पे क्या है B और 9। अब किसी को ये क्या लगेगा, ये लगेगा कि ये तो कोई यार पैन कार्ड वैन कार्ड का नंबर है, किसी और चीज का नंबर है, आधे अक्षर है आधे नंबर है। तो अब आप किस फोन नंबर को अपने सेव करके रखोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या चीज है। दूसरा किसी को भेजोगे तो भी वो ही नहीं समझ सकता कि फोन नंबर है क्या है कैसे। तो आपने इसको क्या कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया। अगले बंदे को पता है करना है क्या, डिक्रिप्ट कैसे करना है। 8 F कितने नंबर पे आता है, 6 पे। A कितने पे आता है, 1 पे। 9 9, फिर F कितने पे है, 6 पे। 0, फिर D कितने पे है, 4 पे। तो 4 to 9, इसे कहते हैं एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ठीक है, अब क्या है, दूसरी चीज आती है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये देखिए, हम लोग क्या रटना नहीं है, आपको समझना है डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है वो आपको समझना है। आप मूल निवास बनवाते हो, ठीक है, आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो, आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाते हो, उन पे तहसीलदार SDM साहिबान के क्या होते हैं, डिजिटली साइन होते हैं। अब उससे डिजिटली साइन होते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि प्रमाण हो जाता है कि ये जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल सही हैं, सत्य हैं। ठीक है, तो डिजिटल साइन आपकी प्रमाणिकता को सिद्ध करता है। डिजिटल साइन में क्या होता है, देखो, यह किसी दस्तावेज या संदेश की सत्यता और अखंडता की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है कि हम जो दस्तावेज भेज रहे हैं वो सही है। मान लीजिए आपको किसी का मैसेज आ गया, अब आप ये थोड़ी, आपको कैसे पता कि वो सही है मैसेज या किसी फ्रॉड आदमी ने नहीं भेजा है। तो आप ये करते हो ना, पूरा आश्वस्त होते हो कि हाँ भाई ये भेजा है तो सही है। ठीक है, किसी ने कहा राम सिंह की डेथ हो गई, अब आपको क्या पता राम सिंह की डेथ हुई है नहीं, तो आप पुष्टि करते हो, फोन करते हो कि यार तुम्हारे पड़ोस में एक राम सिंह रहता था, वो मर गया क्या। लोग कहते हैं कि हाँ यार मर गया। तब आप डालते हो कि हार्दिक सत सत नमन। और ये आपने मान लीजिए किसी ने झूठे ही कह दिया राम सिंह मर गया, आपने फेसबुक पे राम सिंह को श्रद्धांजलि दे दी, राम सिंह की आत्मा अमर रहे, शांति मिले।
तो आप तो फंस गए ना। अगले दिन राम सिंह आके आपसे कहेगा कि भाई आपने कैसे डाल दी, पुष्टि क्यों नहीं की उस चीज की, संदेश की। तो बिना पुष्टि के कोई काम नहीं होता। तो डिजिटल सिग्नेचर से क्या होता है, सत्यता की जांच होती है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा देसी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, क्या होता है। मैं तो क्या है एग्जाम्पल से बहुत उसको रोचक तरीके से बना के तभी याद होता है, ऐसे रटने से काम नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने बच्चे को दिया, मेरे बच्चे का नाम कुछ भी, जैसे मैंने अपने मेरे बेटे का नाम कानू, ठीक है। सब अपने बच्चों को नाम क्या रखते हैं, कानू, काना, कानूडा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसने कहा कि पापा पापा मुझे टॉफी चाहिए, टॉफी लेके आनी है। तो मैंने क्या किया, इसको 5 टॉफी दे देना, मैंने ये लिखा, एक कागज में लिखा 5 टॉफी दे देना। अब इस स्लिप को लेके ये पहुंच गया दुकानदार के पास। रास्ते में इसने क्या किया, इसमें 5 की जगह 50 कर दिया इसको। दुकानदार से कहा कि ये मेरे पापा ने लिख के दिया है, इसको दे दो। दुकानदार कहेगा यार 50 टॉफी, 50 टॉफी कैसे लिख दिया तेरे पापा ने। तो दुकानदार अगर होशियार होगा तो वो क्या कहेगा, जा अपने पापा के साइन करा के ला। तो अब जैसे ये आएगा तो हम क्या करते हैं, नीचे साइन कर देते हैं कि ये हमने ही लिखा है। हो सकता है ये पूरा वर्ड जो है वो खुद ही लिख करके ले आया होगा। जब हम साइन कर देते हैं इस पे, इस तरीके से साइन किए, तो उससे ये प्रमाणित हो जाता है कि ये जो लिखा है ये इसके फादर ने ही लिखा है। तो संदेश की पुष्टि हो जाती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। तो हमारा संदेश जो है वो सही है, फ्रॉड नहीं है, ठीक है। ये ई कैश क्या होता है, डिजिटल लेन देन के लिए उपयोग में आने वाला इलेक्ट्रॉनिक पैसा है। सीधे तौर पर सुरक्षा तकनीक नहीं है बल्कि एक भुगतान प्रणाली है। तो ये सब तो सुरक्षा प्रणाली है और ये क्या है, भुगतान प्रणाली है। तो इसका जो आंसर था वो क्या आएगा, इसमें इसने पूछा है सुरक्षा प्रणाली कौन सी नहीं है, तो ई कैश नहीं है, बाकी सब क्या है, सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इसके बाद में आता है। अब देखिए ये चीज पूछी गई है, गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना क्या कहलाता है। ठीक है, गैर कानूनी प्रतिलिपि मतलब कॉपी, इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया, उसका क्या किया आपने, क्या कर ली, उसकी इलीगल तरीके से, अवैध रूप से, मतलब उसकी क्या कर ली, अवैध रूप से कॉपी बना ली, और एवं क्या कर रहे हो, उसका वितरण कर रहे हो। ठीक है, कॉपी तो कर ही लिया और उसको वितरण भी कर रहे हो। जैसे कोई सॉफ्टवेयर किसी कंपनी ने बनाया, मैंने उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली, उसको खुद भी यूज कर रहा हूं और बेच भी रहा हूं, वितरण भी कर रहा हूं। तो वो चीज क्या कहलाएगी, उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। मैंने एमटेक में गाइड किया कई लोगों को, तो उसमें क्या एक सिस्टम चलता है प्लेजरिज्म का। ठीक है, जब थीसिस बनाते हैं हम, तो उसमें प्लेजरिज्म ये बताता है कि आपने साहित्यिक चोरी तो नहीं की, किसी का कट कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया। अब जैसे मान लीजिए आपकी एमएस ऑफिस, ये एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं विंडोज और एमएस ऑफिस, ये तो है ऑपरेटिंग सिस्टम और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कौन सी कंपनी बनाती है इनको, इनको कंपनी बनाती है कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट। और जब इनके आप इनको खरीदना पड़ता है, इनको लाइसेंस लेना पड़ता है इनको यूज करने का, ये जो इधर उधर से ले आते होता है वो पायरेटेड होता है, वो नकली होता है वो। ठीक है, आपको इसको पैसे देने पड़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, तब जाके वो आपको लाइसेंस देगा कि साल भर के लिए आप यूज कर सकते हो। आपको एमएस विंडोज चलानी है तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके उसको आप यूज कर सकते हो। लोग क्या करते हैं, उनकी कॉपी बना लेते हैं पायरेटेड, उनको ये आपस में भेजते रहते हैं, तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। अच्छी जो कंपनी होंगी वो कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं चलाएंगे, उन पर छापा पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही एडोब कंपनी है, एडोब कंपनी का क्या प्रोडक्ट होता है, फोटोशॉप। तो इसका भी आपको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप कहोगे कि हम तो वैसे ही फ्री में चलाते हैं, तो वो क्या होता है, पायरेटेड होता है। इलीगल वे में किसी के बनाए हुए सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज कर रहे हो तो पायरेटेड होता है। ठीक है, वो जुर्म होता है एक तरीके का। तो इसमें ये 3 चीजें और दे रखी हैं, स्पूफिंग, फायरवॉल और स्क्रिप्टिंग। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो वो समझते हैं ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है। देखो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर की अवैध अवैध गैर कानूनी नकल बनाना और उसका वितरण करना, यानी बिना अनुमति के किसी सॉफ्टवेयर को कॉपी करना, बांटना या इस्तेमाल करना, यह सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है, स्वचालन के लिए कोड लिखना की प्रक्रिया।
आपने किसी काम को छोटे छोटे से कोड लिख दिए, ये काम अपने आप हो जाए, मैंने ये कोड लिखा और अब ये काम अपने आप होने लग जाए। फायरवॉल नेटवर्क को बाहरी खतरों से बचाने वाला सुरक्षा तंत्र है। और स्पूफिंग का मतलब होता है किसी और की पहचान बनाकर धोखा देने की तकनीक। ठीक है, इसका आंसर तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी। लेकिन इन तीन चीजों को आपको समझना है, लेटेस्ट चीजें हैं और इनको समझना जरूरी है। देखिए स्पूफिंग वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है, धोखाधड़ी करके पहचान छुपाना या झूठी पहचान बनाना। जुर्म किया राम सिंह ने, फंस गया बेचारा श्याम सिंह। ठीक है, कौन बोल रहे हो, मैं राम सिंह बोल रहा हूं, जबकि बोल कौन रहा है, श्याम सिंह बोल रहा है। ठीक है, आपने धमकी दी किसी आदमी को किसी और की ईमेल से और आपकी ईमेल आपने सुरक्षित कर ली। मतलब धमकी आप दे रहे हो, ईमेल आईडी किसी और की जा रही है, धमकी आप दे रहे हो, फोन नंबर किसी और का जा रहा है। ठीक है, तो किसी और का को फंसाना, ये मतलब क्या है, किसी की पहचान की नकल करके धोखा देना। ईमेल स्पूफिंग, जब कोई ईमेल इस तरह से भेजा जाता है कि वह किसी और की तरह दिखे, भेज रहे हो आप, ईमेल आईडी किसी और की जा रही है, तो वो कहलाता है ईमेल स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग, आपका आईपी एड्रेस जो होता है कंप्यूटर का, जब हम नेट से कनेक्ट हो जाते हैं, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप किसी से भी, तो हमें सर्विस प्रदाता के द्वारा एक स्पेशल एड्रेस मिलता है, उसे बोलते हैं आईपी एड्रेस, जिससे पहचान की जाती है कि कौन कहां से मेल भेज रहा है। अब लोग टेक्निक लगा देते हैं कि भेज देते हैं खुद और आईपी एड्रेस किसी और का चला जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं आईपी स्पूफिंग। कॉलर आईडी स्पूफिंग, फोन कॉल पर दिखने वाला नंबर नकली होता है ताकि आप सोचें कि कॉल किसी जान पहचान वाले का है, किसी और का जाए, आपका नंबर नहीं जाए। वेबसाइट स्पूफिंग, वेबसाइट फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, बैंक की उनकी बना ली, नौकरी लग गई, नौकरी निकल रही है, 50 रुपए का टोकन कटाओ, जॉब के लिए अप्लाई करो, सारा पैसा जैसे आया वेबसाइट बंद हो गई। तो ये सब क्या, धोखाधड़ी वाले, मतलब पहचान छुपा के किसी और को फंसा देते हैं, उसे कहते हैं स्पूफिंग, धोखाधड़ी करके पहचान छुपाना। ठीक है, धोखाधड़ी करना, पासवर्ड ओटीपी अन्य संवेदनशील जानकारी चुराना, विश्वास में लेकर नुकसान पहुंचाना, उसे क्या कहते हैं, स्पूफिंग। मतलब कोई और बन के काम करना। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है ऐसे कोड लिखना जो किसी काम को खुद से कर सके ताकि इंसान को बार बार वही काम ना करना पड़े। ऑटोमेटिक कोड लिखना, वेबसाइट में जैसे जावा स्क्रिप्ट का एक कोड लिखा जाता है जिससे इंटरेक्टिव चीजें बनाई जाती है, कोई चीजें चलती रहती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं, डेटा प्रोसेस, मतलब आपको हर दिन कोई फोल्डर खोलना है और उसमें से कुछ फाइलें कॉपी करनी होती हैं, तो आप एक स्क्रिप्ट लिख दो। स्क्रिप्ट का मतलब होता है एक छोटा सा कोड का समूह, जैसे आपने 4 लाइन लिख दी कि ये काम हो जाए, तो ये स्क्रिप्ट हो गई एक तरह से। पिक्चर की पटकथा किसने लिखी है, स्क्रिप्ट किसने लिखी है, कहानी किसने लिखी है। तो जो भी काम आपको करना होता है उसका छोटा सा कोड बना देते हैं, ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक किया है, कुछ किया तो अपने आप से चलने लग जाता है, उसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग। अब इसके बाद में इसमें एक चीज रह गई, एक चीज कौन सी रह गई, इसमें रह गया फायरबॉल। ठीक है, ये जो चीज है फायरबॉल, ये क्या होता है, ये बड़ा काम की चीज है। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके ये कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये जुड़ रहे हैं, एक सुरक्षा तंत्र, इसे बोलते हैं फायरबॉल। ये सिक्योरिटी सिस्टम होता है। कोई भी आदमी आपके नेटवर्क में से जब इन कंप्यूटर कनेक्ट है, इनमें से कुछ भी लेने की कोशिश करेगा, तो ये जो आपका फायरबॉल है, ये क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर को इससे बाहरी आघातों से बचाएगा। ये देखेगा कि ये आदमी हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है वो लीगल है या नहीं है, मेरी एक्सेस लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो डेटा एक्सेस कर सकता है, नहीं तो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। आप देखते हो नेट पे काम करते हो तो कुछ चीजें आती हैं ब्लॉक्ड, ठीक है, तो वो देखता है कि ब्लॉक कर देता है। तो हमारे नेटवर्क का जो सुरक्षा घेरा है उसे हम क्या बोलते हैं, फायरबॉल कहते हैं। ठीक है, अब कंसेप्ट कहां से आया, पहले क्या होता था, पुराने जमाने में क्या है, जैसे ऋषि मुनि होते थे, ठीक है, ये साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं, ओम फट स्वाहा, और चारों तरफ क्या हो गया, फायर। फायर मतलब आग, अग्नि। ठीक है, अग्नि, अग्नि प्रज्वलित हो गई चारों तरफ। ठीक है, अग्नि की घेरा आ गया, गुरुजी तपस्या कर रहे हैं इसमें। फायरवॉल मतलब सिक्योरिटी सिस्टम बन गया नेटवर्क का पूरे का, हमारे कंप्यूटर अंदर है। अब कोई भी बाहर से जानवर आया, जंगल में भूत प्रेत आए, आग को देख के सब बाहर, तो इलीगल कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते। गुरुजी के शिष्य आए कि गुरुजी बहुत देर तपस्या कर ली आपने, अब एक पिज्जा खा लो, ठीक है, चाउमीन डोसा वोसा खा लो, आप बहुत देर हो गई तपस्या करते करते, तो वो क्या है, लीगल है, तो वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं।
तो फायर बॉल मतलब आग की दीवार। ऐसे ही हमारा क्या होता है इसमें, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम में हमारे कोई भी हमारा बाहरी अटैक करेगा तो उसको ब्लॉक कर देंगे, उसे क्या कहेंगे, फायर बॉल। तो ये क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा, ठीक है ना, ये क्या है हमारा, सिक्योरिटी सिस्टम है। तो क्या आएगा इसमें, सॉफ्टवेयर पायरेसी आएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए बंधुओं, सज्जनों, देवियों, आप सब लोग देखें जो भी ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं खूब मेहनत कर रहा हूं, एक एक चीज को बड़ा देख देख के देख रहा हूं। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, आपको इधर उधर से कट कॉपी पेस्ट मिल जाता है। एक बार मैंने नोट्स दे दिए किसी को, और उस पर एक कोचिंग वाले ने, मैं नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन ठप्पा लगाया कि आज से ये नोट्स हमारे हो गए। तो तब दुख होता है कि हम रात रात भर जाग करके क्वेश्चंस बनाएं, नोट्स बनाएं, और उनको कोई और प्ले उड़े। लेकिन आपको ऑनलाइन मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छा मैटर आपको मिले, और मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की पीड़ा समझी लोगों ने कि हम आईसीटी में रह गए सर, हम 5 नंबर की वजह से 10 नंबर की वजह से रह गए, है ना। तो जीके वगैरह वो तो सब पढ़ते ही हैं, नॉर्मल सब पढ़ते ही हैं, लेकिन आईसीटी है, साइकोलॉजी है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं 10 10 20 20 नंबर की, तो वो काम आती हैं। इसके बाद में अगर मुझे लगेगा ना कि पटवारी या पुलिस के, तो मैं एक एक दो दो दिन में आपको सारी कंप्यूटर में पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कमेंट्स करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि हाँ काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।